प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मालूम है कि नवरात्रि शुरू हो चुकी है। माँ की आराधना में समूचे लोग लगे हुए हैं। तो इसी नवरात्रि के क्रम में ही, पूजा के क्रम में ही मैं वीडियो को बराबर दे रहा हूं। कल भी वीडियो मैं प्रस्तुत किया था नवरात्रि के समय, माँ की आराधना के नवरात्र की कलश स्थापना से शुरू कर दिया था कल। तो जैसा कि आप परिचित हैं, बार बार परिचित ही हैं मेरे वीडियो से, बराबर आप देख भी रहे हैं मेरे वीडियो को हजारों लोग। तो वीडियो को क्रम को बढ़ाते हुए मैं आज दूसरी कड़ी में मैं बताने वाला हूं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री इन इंडिया। मैं बताया था प्री हिस्ट्री में स्टोन एज, कॉपर एज और प्रोटो हिस्ट्री में इंडस वैली को लेकर विस्तार पूर्वक पढ़ा चुका था। तो अब प्रोटो हिस्ट्री के तहत मैं बताया था आर्य सभ्यता, वैदिक काल, और 4 वेद को मैं बता चुका हूं, अर्धनेयक, उपनिषद, वेदांग, पुराण। इस पर मैं डिस्कशन पूरा विस्तार पूर्वक वीडियो में बोल चुका हूं। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, प्रोटो हिस्ट्री के तहत आज जो चैप्टर है उसका नाम है वैदिक काल, वैदिक पीरियड। और आप भली भांति जानते हैं कि इस वेद की रचना करने वाले आर्य हैं और हम और आप भी आर्य के वंशज हैं। तो वेद आर्य के द्वारा लिखा गया, इसलिए इसको आर्य सभ्यता भी कहते हैं और इसको वैदिक काल भी कहते हैं। तो 1500 से 600 बीसी तक जिस कल्चर का निर्माण आर्य के द्वारा हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना गया। अब बात होती है कि 1500 से 600 जो वैदिक काल है, इसमें 4 वेद की रचना हुई, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो 1500 से लेकर हमारा जो 1000 बीसी तक, इसको सिर्फ ऋग्वेद कहा गया, ऋग्वेदिक काल कहा गया। इसमें सिर्फ हम ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं। और 1000 से 600 बीसी तक का जो काल है उसको उत्तर वेदिक काल कहते हैं। उसमें ऋग्वेद को छोड़कर सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अर्धनेयक, उपनिषद, वेदांग, पुराण सभी की हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आप ये क्लियर हो चुके होंगे कि वेद की रचना करने वाले आर्य हैं और हम लोग तमाम आर्य के वंशज हैं जो एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे और वही वेद का भी निर्माण किए। यानी वेद के जो निर्माता हैं वो आर्य हैं, इसलिए इसको आर्य सभ्यता कहते हैं। और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, इसलिए ऋग्वेद की रचना 1500 से 1000 ईस्वी में हुई। और आज उसी ऋग्वेदिक पर हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। ऋग्वेदिक पर चैप्टर को लेकर शुरू हो रहा है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, है ऋग्वेदिक काल, है ना। तो 1500 से लेकर 1000 बीसी को हम लोग ऋग्वेदिक काल कहते हैं। और यह जो ऋग्वेद है इसके निर्माता आर्य हैं। अब बात होती है आर्य के विषय में, बहुत सारे इतिहासकार में अलग अलग मत हैं। अब है कि आर्य लोग पशु को चराते हुए अफगानिस्तान होते हुए पंजाब आए। तो ऋग्वेद में हम ऋग्वेद का सिर्फ जो अध्ययन करते हैं, तो ऋग्वेदिक काल के मंत्र में 33 बार मंत्र के उच्चारण में आर्य शब्द आया है। तो यह जो आर्य हैं, जो पशु को चराते हुए पहले अफगानिस्तान आए फिर पंजाब आए। तो आर्य के विषय में, आर्य की भाषा संस्कृत है और आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ जन, यानी श्रेष्ठ कुल, यानी जो व्यक्ति श्रेष्ठ कुल में जन्म लिए हैं वो आर्य ही है। अब आर्य का मुख्य काम था पशु को चराना और इसकी पृष्ठभूमि पूरी ग्रामीण थी। पशु को चराते हुए अच्छी घास के लिए वो अफगानिस्तान होते हुए पंजाब आए। अब बात होती है कि जो आर्य है, आर्य के विषय में अलग अलग लोग मत कह रहे हैं। सबसे जो प्रमाणिक कई मत हैं, इसमें इतिहासकार अविनाश चंद्र और संपूर्णानंद कहते हैं कि आर्य लोग सप्त सैंधव के वासी हैं। यानी सिंधु की 5 सहायक नदी के अलावा जो अफगानिस्तान में नदी थी उसके आसपास आर्य का निवास स्थान था, सप्त सैंधव कहा गया। उसको मैं विस्तार पूर्वक बता रहा हूं कि आर्य के विषय में बोला गया सप्त सैंधव।
कौन बोले? अविनाश चंद्र और शंपूरानंद ने बताया कि आर्य सप्त सैंधव के वासी हैं और वो सबसे पहले अफगानिस्तान आ रहे हैं। ईरान से कहां आ रहे हैं? अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में 4 नदी का जिक्र है ना। एक है कुंभा नदी, और ये कुंभा नदी को अभी काबुल नदी के नाम से जानते हैं, जो अफगानिस्तान में बह रही है। दूसरा है कुर्म, और इसे कूरम नदी अभी कहा जाता है अफगानिस्तान में। और तीसरा है गोमती, जिसे अभी गोमल नदी के नाम से अफगानिस्तान में यह बह रहे हैं। और चौथा है स्वास्तु, जिसको अभी स्वात नदी के नाम से अफगानिस्तान में वो प्रभावित हो रही है। तो अफगानिस्तान में 4 नदियां का जिक्र ऋग्वेद में आया है। कुंभा, जो वर्तमान में अफगानिस्तान में काबुल नदी है। कुर्म, जो अभी वर्तमान में कुरम नदी है अफगानिस्तान में। गोमती, जो अभी अफगानिस्तान में गोमल नदी के नाम से जानी जाती है। स्वास्तु नदी, जो अफगानिस्तान में अभी स्वात नदी के नाम से जानी जाती है। डेट्स ऑल। तो मैंने 4 नदी का जिक्र किया, इसको बार बार देखिएगा, दिमाग में बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसके बाद मैं बता रहा हूं कि सप्त सैंधव में जो पंजाब की सिंधु की सहायक नदी है, जैसे सतलज, तो सतलज को सुतुद्री कहा गया। रावी को उस समय, अभी सतलज है, उस समय सुतुद्री कहा गया। रावी को उस समय पुरुषनी नदी कहते थे, और ब्यास उस समय नदी थी, उसको बिपाशा कहते थे। गंडक जो नदी है उसको सादा नीरा कहा गया, और झेलम नदी को बितास्ता कहा गया। तो उस समय सतलज जो है अभी, उसमें प्राचीन नाम इसका सुतुद्री है। रावी अभी वर्तमान में उसका नाम प्राचीन पुरुषनी है। ब्यास अभी नदी है जो रोहतांग दर्रा से निकलते हैं, उसका प्राचीन नाम बिपाशा है। गंडक नदी, जो अभी उस समय सादा नीरा कहते थे। झेलम नदी, जो जम्मू कश्मीर में बहते हैं, शेषनाग पहाड़ी से निकलते हैं, उस समय इसको बितास्ता कहते थे। और यही तमाम सारा नदियां को अविनाश चंद्र शंपूरानंद सप्त सैंधव के वासी बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये बता दे आपको कि ऋग्वेदिक काल में सबसे ज्यादा मंत्र में सिंधु नदी का उच्चारण आया है। तो बार बार किस नदी का जिक्र हुआ है? तो सिंधु नदी। और ऋग्वेदिक काल में जो मंत्र नदी के किनारे उच्चारण किए गए हैं, उसमें सबसे ज्यादा मंत्र सरस्वती नदी किनारे उच्चारण किया गया है। इसलिए सरस्वती नदी को मां का दर्जा दिया गया है। तो ऋग्वेदिक काल में सबसे पवित्र नदी कौन है जिसे मां का दर्जा दिया गया है? वो सरस्वती है। और ऋग्वेदिक काल में मंत्र में सबसे ज्यादा सिंधु नदी का उच्चारण हुआ है। और ऋग्वेदिक काल में गंगा का सिर्फ 1 बार उच्चारण हुआ है, और यमुना का सिर्फ 3 बार उच्चारण हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि ऋग्वेदिक काल में वो गंगा घाटी उत्तर प्रदेश तक नहीं बसे थे। ऋग्वेदिक काल में डेट्स ऑल वो अफगानिस्तान और पंजाब तक ही बसे हैं। तो इस नदी से यह जिक्र हो रहा है, और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर किए इतिहासकार अविनाश चंद्र और शंपूरानंद कि आज सप्त सैंधव के वासी है। अब बात होती है कि दयानंद सरस्वती जो धार्मिक सुधार आंदोलन में आर्य समाज की स्थापना किए थे, वो अपने जो पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश में वो बताते हैं कि आर्य लोग तिब्बत के वासी हैं। यूरोप के जो इतिहासकार विलियम जोन्स हैं वो बता रहे हैं कि ये यूरोप के वासी हैं। और इसके बाद जो है बाल गंगाधर तिलक इसको आर्कटिक प्रदेश का वासी बता रहे हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण इतिहासकार है, जो प्रमाण कर दिए पुरातत्व के द्वारा, वो जर्मन के इतिहासकार हैं मैक्स मुलर, और बताते हैं कि आर्य मध्य एशिया के वासी। तो वो कैसे प्रूव कर रहे हैं, और ये प्रमाणिक भी माना गया कि आर्य लोग मध्य एशिया, ईरान, इराक के वासी हैं। तो उसका जो प्रमाण है पुरातत्व के द्वारा, आर्कियोलॉजी साइंस के द्वारा, और वो है बोगाज-कोई अभिलेख। बोगाज-कोई तो विश्व में सबसे पहला अभिलेख ईरान में 1400 बीसी में बोगाज-कोई अभिलेख आया है। और इस बोगाज-कोई अभिलेख में 4 देवता का जिक्र है, इंद्र, वरुण, मित्र और नसाइत। तो आप फ्रेंड देख रहे हैं कि आर्य के जो प्रतापी देवता है वो इंद्र ही हैं, जिसका उल्लेख बोगाज-कोई अभिलेख में आया है। और यही कारण है कि मैक्स मुलर यह सिद्ध करने में सफल भी हो जाते हैं कि आर्य मध्य एशिया के वासी हैं। और मध्य एशिया जो उस समय ईरान और इराक में था, वो विश्व का पहला अभिलेख है बोगाज-कोई अभिलेख, जिसकी रचना 1400 बीसी में ईरान में हुई। उसमें 4 देवता के जिक्र हैं, इंद्र, वरुण, मित्र और नसाइत।
तो इंद्र और वरुण सभी आर्य के देवता हैं। तो इस अभिलेख के द्वारा वो सिद्ध करने में सफल हो जा रहे हैं कि आर्य मध्य एशिया के वासी हैं। डेट्स ऑल। अब बात होती है कि एक अभिलेख वहां ईरान की जो सबसे पवित्र ग्रंथ है अवेस्ता, है ना। तो उस समय ईरान का जो अभी वैदिक धर्म में मान्यता है, हिंदू धर्म में, जिसकी वेद को हम बहुत पवित्र मानते हैं और हिंदू धर्म का पहला ग्रंथ हम वेद को ही मानते हैं, उसी प्रकार वेद के समान ही ईरान में अवेस्ता थे और अवेस्ता और वेद में बहुत समानता है। तो इस पुस्तक के द्वारा अब ये क्लियर हो रहा है कि वो ईरान के वासी है। और एक अभिलेख जो है कस्सी अभिलेख आया है 1600 ईस्वी में, और यह भी कस्सी लेख ईरान में रचना हुई और इसमें भी आर्य का जिक्र है। तो कस्सी से भी पता लग रहा है, कस्सी अभिलेख से, कि आर्य के ईरान के वासी हैं। अब आर्य जब भारत आए तो वो रथ से चलाते हुए आए, घोड़ा से आए, और वह जो है पूरे छाती में पूरा कवच पहने हुए थे जो है कासा का, और वो तलवार से वार करते हुए यहाँ के जो मूलवासी हैं उसको अनार कहा गया, वो आदिवासी हैं। तो आर आए पशु को चराते हुए, लेकिन उनकी झगड़ा हो गई अनार से, है ना। तो अनार यहाँ के मूलवासी हैं जो आदिवासी हैं, और अनार में दो जाति थे, एक दास और एक दस्यु। तो दास ने आर्य सभ्यता को मान लिया, उससे झगड़ा मोल नहीं लिया, लेकिन अनार क्या करते थे, आर्य की पशु की चोरी करते थे, और पशु की चोरी करने वाले व्यक्ति को पन्नी कहा गया है। तो आर्य की मुख्य संपत्ति गाय थी और वो पशु की चोरी कर लेते थे, इसलिए आर्य का अनार से झगड़ा हुआ और अनार पर विजय प्राप्त करके आर्य भारत में पंजाब में बस गए। तो यह जो अनार है जिससे झगड़ा हुआ, यह पशु चोर थे, पन्नी थे, और इस अनार के विषय में कई शब्द आया है। अनार यह अदेव्यु कहा गया, यानी देवता पर विश्वास नहीं करते थे। अयजमन यानी यज्ञ नहीं करने वाले, यज्ञ नहीं करने वाले को अयजमन कहा गया, और अदेव्यु का मतलब देवता पर विश्वास नहीं करते थे अनार। और इसके बाद मृगवाच यानी वो कटु वचन बोलने वाले थे, मृगवाच। और अनास का मतलब होता है चपटी नाक वाले, अभी भी आदिवासी लोग चपटी नाक होते हैं, उसको अनास कहा गया। तो ये तमाम जो शब्द है अनार के विषय में, औदेव्यु देवता को नहीं मानने वाले, अयजमन यज्ञ नहीं करने वाले, मृगवाच कटु वचन बोलने वाले, अनार के लिए बोला गया है। अनास शब्द जो है, जो चपटी नाक वाले जिसे कहते हैं, वो अनार के बोला गया है। अब बात होती है कि भारत के जो प्रथम राजा हैं सुदास हैं। तो यह जो सुदास है वो त्रिस्तु वंश के थे, और भारत में जो सबसे पहला कुल है वो भरत कुल है, और इसी कुल के नाम पर इसका नाम भारत है। तो यह जो सुदास है वो अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को बना दिए, और ये वशिष्ठ क्या किए कि 5 आर और 5 अनार को मिलाकर, यानी 10 लोग को मिलाकर, वह जो है राजा सुदास पर आक्रमण कर दिए, और सुदास की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे विश्वामित्र। और यह जो है रावी नदी, पुरुषनी नदी किनारे युद्ध लड़ा गया, जिसमें सुदास की विजय होती है, और उसमें विश्वामित्र हार जाते हैं, और जिसे दासराग युद्ध कहा जाता है। और इस युद्ध का जो जिक्र है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। अब आर्य लोग क्या करते थे कि आर्य लोग 9वें मंडल में, ऋग्वेद के 9वें मंडल में हिमालय पर्वत, उसको मंजुवत पर्वत कहा जाता था, और उस मंजू पर्वत के जड़ी बूटी से सोम रस यानी शराब को निकाले जाते थे, जिससे यज्ञ में जो मंत्र का उच्चारण होता था उसकी थकान को दूर करने के लिए वो सोम रस पीते थे, जिसका जिक्र मंजुवत पर्वत में आया, और मंजुवत हिमालय को कहते हैं, जिसका ऋग्वेद के 9वें मंडल में जिक्र आया है। तो तमाम सारी अभी हम जानकारी आर्य के विषय में दिए हैं, और अब जो आगे वीडियो के क्रम मेरी जारी होगी उसमें ऋग्वेदिक काल में आर्य के विषय में जो मैं आगे बोलूंगा ऋग्वेदिक काल में, वो पॉलिटिकल, ऋग्वेदिक काल में आर्य की पॉलिटिकल स्थिति क्या थी भारत में, इसके बाद सोशल स्थिति क्या थी, रिलीजियस क्या थी, इकोनॉमिकल थी। मैं वीडियो में कई बार प्रस्तुत करने जा रहा हूं सभी को विस्तार पूर्वक। आप बार बार वीडियो को देखकर कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। बहुत सारे फैक्ट को, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करते हुए आगे पढ़ाने वाला हूं एंशिएंट हिस्ट्री को। और एंशिएंट हिस्ट्री आपका पीसीएस का कोर विषय है। अगर एंशिएंट पर कॉन्सेप्ट के साथ आपकी कमांड हो जाती है
तो आप हर पीसीएस को क्रैक करने में सफल हो सकते हैं। और मेरी भी यही इच्छा है कि तमाम सारे पीसीएस के बच्चे सफल हों। मैं अंतिम प्रयास तक आपके लिए मेहनत करूंगा और इसको बार-बार वीडियो को देखिए, इसका लाभ लीजिए। तमाम सारे वीडियो को भारत के हर कोने पर जो आपके मित्र हैं, सगा संबंधी हैं, वहां तक वीडियो को पहुंचाइए। मैं आपके लिए तत्पर हूं, आपकी कामयाबी के लिए तत्पर हूं। इसी के साथ नवरात्रि जो चल रही है, उसकी माँ की सारी शुभकामना आप पर बरसाए माँ आप पर, आपको सफल करे। इसी के साथ अपने वीडियो को और अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद।